आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। इस क्लास में हम पाठ 1 कर रहे थे, कक्षा 6 का। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हमारी इस चैप्टर में ये चैप्टर 1 यानी जो पाठ 1 है वो खत्म हो जाएगा, उसकी रीडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके इम्पोर्टेंट नोट्स हम अगली क्लास में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार के अनुसार आप लगाएंगे तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास, यानी ध्रुव जो है इसके के पास थोड़ी चपटी है। इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोल नहीं होता। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो उसका आकार कैसा है, भू-आब आकार कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग, अर्थ यानी मीनिंग, पृथ्वी के समान आकार, यानी उसका आकार, जिसका आकार पृथ्वी के समान है उसको हम भू-आब कहेंगे। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल में जिस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही ठंडी है। ये जल एवं वायु, यहाँ पे क्या है, जल एवं वायु विद्यमान है। यहाँ पे आपको जल भी मिलेगा और वायु भी मिलेगी, यानी पृथ्वी पर आपको जल भी मिलेगा और वायु भी मिलेगी, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जल नहीं है, वायु नहीं है तो हम जी नहीं सकते, इसलिए वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए अनिवार्य गैसें, और जो अनिवार्य हमें गैसें चाहिए होती हैं जीने के लिए, वो भी हैं, जैसे ऑक्सीजन विद्यमान है, वो भी आपको मिलेगी, वो भी पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ रहे हैं, एमसीक्यूज में ज्यादातर आ रहे हैं कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे अनुकूल परिस्थितियां हैं। और शॉर्ट नोट्स में भी आपको ये रखना ही है कि अद्भुत ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। यानी अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, नीले रंग की आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसकी 2/3, यानी अगर आप इसका देखें तो इसके 2/3 में 2/3 आधार, यानी 71%, यानी 71% सतह जल से ढकी हुई है। यानी इसलिए वो नीली दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादा 71% जो, यानी 71% सतह पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। ठीक है। चंद्रमा, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यानी पृथ्वी जो है उसका एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास यानी डायमीटर पृथ्वी का केवल 1/4 है, यानी वो पृथ्वी का कितना है, 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से, यानी जो हमारा ग्रह है, अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है। ये पृथ्वी के बहुत पास है, अधिक निकट का मतलब बहुत पास है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ये पृथ्वी से लगभग कितने हैं, 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से, 3,84,400 किलोमीटर स्थित है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, और हम पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की जो है दूरी है उनकी तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। आप यहाँ इमेज देख रहे हैं,
यहाँ पे कुछ मानव निर्मित उपग्रह बताए गए हैं, ठीक है, यानी जो मनुष्य बनाकर यानी वैज्ञानिक बनाकर जिन उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजते हैं उन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। इनकी इमेजेस यहाँ पे दी गई है, ये रॉकेट से इनको भेजा जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक परिक्रमा भी पूरा करता है, यानी अपने अक्ष पर भी ये घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की परिक्रमा करने के साथ साथ चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है। इतने ही लगभग, यानी उन्होंने लगभग कहा गया है कि लगभग इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है और इसलिए हमें उसका एक ही भाग यानी एक ही साइड उसकी दिखाई देती है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो चंद्रमा है उसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, यानी वहां जीवन संभव नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना हमको पानी मिलेगा, ना ही चंद्रमा पे वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। क्या है? पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और वो क्या बनाते हैं? छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है और पूर्णिमा के दिन इनकी छाया को क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखे हैं इस पेज के साइड में, हम इन्हें भी एक बार पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कितनी तेज है, कितनी स्पीडली आता है। इतनी तीव्र यानी तेज, स्पीड तीव्र यानी तेज को बोला जाता है, यानी बहुत ज्यादा तेज। तीव्र गति से होने पर भी, यानी उसकी इतनी तेज गति है होने पर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इम्पोर्टेंट है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है तो आप क्या बोलेंगे? 8 मिनट का टाइम लगता है। एक और रोचक तथ्य इसमें दिया गया है। रोचक तथ्य क्या है? नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे, यानी जो नील आर्मस्ट्रांग है वो क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के तल पर कदम रखा था। यानी वो सबसे पहले कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे। पता करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आपने पता भी ये भी पता करना है कि कोई भारत का ऐसा व्यक्ति है जो चंद्रमा पे गया है, उसका नाम पता करिए, ठीक है। अब एक और चीजें इसमें बताई गई है, ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें उपग्रह के बारे में बताया गया है। उपग्रह हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं ना अंतरिक्ष में उपग्रह, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी जो उपग्रह हैं वो उसी प्रकार परिक्रमा करेंगे जैसे ग्रहों के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। मानव निर्मित उपग्रह। अब मानव भी कुछ उपग्रह बनाते हैं। एक कृत्रिम मशीन है, यानी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जो मानवों द्वारा बनाई गई है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। यानी ये कैसे बनाया जाता है उपग्रह? वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के विषयों में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? संचार माध्यम के लिए किया जाता है। संचार के माध्यम के लिए किया जाता है, यानी किस लिए यूज किया जाता है इनका प्रयोग, यानी यूज
जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार यानी संचार को बनाए रखने के लिए उनके माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। रॉकेट से इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से रॉकेट गया, फिर ये अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसके बाद एवं पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह यानी कुछ उपग्रह हैं, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, इस तरीके के कुछ ये उपग्रह के नाम दिए गए हैं। ये उपग्रह हैं अभी पृथ्वी के द्वारा यानी भारतीय उपग्रहों के नाम हैं। इससे आगे पढ़ते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा अनगिनत छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी तारों, उपग्रहों यानी ग्रहों, उपग्रहों के अलावा यानी इनको छोड़कर अनगिनत यानी अनकाउंटेबल छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, शुद्ध यानी इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा कहते हैं हम। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ये चित्र में भी आप देख सकते हैं। चित्र में आपको मैं दिखा देती हूँ। 1.2 जो हमारा चित्र है उसमें हम देखते हैं। ये वाला चित्र है ये, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, इस पे लिखा हुआ है। ये किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसलिए वहां पे लिखा हुआ था कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलेंगे, इस वाली पट्टी पे ही घूमते हैं। यही क्षुद्र ग्रह पट्टी है। आइए हम उसी पेज पे चलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों यानी जो ग्रह के ही हिस्से होते हैं, यानी जो ग्रह है उसके ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं यानी हिस्से होते हैं, जो कि बहुत पहले यानी जो कि बहुत समय पहले विस्फोटक के बाद, विस्फोटक यानी वो जब टूटे थे, अलग हुए थे के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे और वो ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड क्या होते हैं, अब उल्कापिंड के बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थरों के, जिनको हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। यहाँ देखिए क्षुद्र ग्रह की एक फोटो भी है, यानी एक चित्र दिया हुआ है। क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं, ये ग्रहों के ही हिस्से होते हैं टूटे हुए, यानी जो विस्फोटक के बाद अलग हो गए थे। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिर ही जाएंगे। इस प्रक्रिया में उल्कापिंड वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और वो गर्म होकर क्या होते हैं, जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और क्या होता है, फिर चमकदार उस प्रकाश है वो निकलता है, उनसे उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूर्ण रूप से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि कोई उल्का क्या होती है, जलती नहीं है लेकिन वो पृथ्वी पर बिना जले ही गिर जाती है, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं और उनसे क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं। आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की भांति एक चमकदार भाग को देखा होगा। ये लाखों तारों का समूह है और ये क्या है, ये तारे हैं।
ये पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे, आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे है, और इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक हिस्सा है, और जो हमारा सौरमंडल है वो हमारे इसी मिल्की वे का यानी आकाशगंगा का एक हिस्सा है, अलग नहीं है। आकाशगंगा में से ही एक मिल्की वे है, यानी मिल्की वे कह लीजिए या आकाशगंगा, उसी का हिस्सा हमारा सौरमंडल है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। और जो प्राचीन यानी आप एंशिएंट टाइम में अगर देखें कि भारत में जो प्राचीन समय था उसमें पुराने यानी पहले जमाने में या एंशिएंट यानी पुराने टाइम में इसकी जो कल्पना है कैसे की गई थी, जैसे बहती हुई नदी है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा और इसलिए इसको आकाशगंगा कहा जाता है। इसका नाम ही पड़ गया आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक समूह है। उनका क्या है, समूह यानी ग्रुप। आकाशगंगा में क्या क्या होता है, करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं और गैसों का समूह है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी अब आप देखिए, हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का हिस्सा है, और आकाशगंगा किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का। यानी आकाशगंगाओं से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड की विशालता यानी वो कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है की कल्पना करना बेहद मुश्किल है, यानी बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। हम सोच भी नहीं सकते कि एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो कितना फैला हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने में जुटे हैं, और सारे वैज्ञानिक इसी बारे में जानकारी इकट्ठी करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, और इसके आकार के विषय में हमें कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक भाग है, और फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम जो सभी हैं इसी ब्रह्मांड का एक भाग है। यानी अगर हम कहें कि क्या है, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं और आकाशगंगाओं में से सौरमंडल है, तो हम भी उसी का एक हिस्सा है। इस चैप्टर की आज चैप्टर 1 की पूरी रीडिंग हो गई है। ये 6th क्लास का चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर और नोट्स हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।